तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री को ये लोग रोक पाएंगे अगले चुनाव में? देखिए, एनडीए को नहीं रोक पाएंगे। हेमंत ने जो कहा वो कर दिखाया, तो आप कर दिखाएं तो आज तो उपलब्धि पर छाती पीटना चाहिए। हम चाहते हैं कि कमिटमेंट होकर हम लोग साथ चलें। अगर ऐसा हो पाता है तो निश्चित रूप से परिदृश्य 24 का विधानसभा में बदलेगा। नमस्कार, मैं मनीष मेहता। आज देश की राजनीति दो ध्रुवीय होती हुई नज़र आ रही है। एक तरफ विपक्ष कैंप जो अपने आप को इंडिया कहकर संबोधित कर रहा है, दूसरी तरफ एनडीए कैंप। दोनों कैंपों ने अलग अलग बैठकों का आयोजन किया, अपने घटक दलों से लगातार वो रायशुमारी कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच आज हम बात करेंगे एनडीए के एक प्रमुख घटक एजेएसयू की। जी हाँ, आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है एजेएसयू अध्यक्ष सुदेश जी। सुदेश जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि अब देश की राजनीति दो ध्रुवीय होती हुई नज़र आ रही है और कहीं ना कहीं गठबंधन की जो राजनीति है वो उसका जो इम्पोर्टेंस है वो दोनों ही कैंपों ने समझाया है। जो दो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? ये फिर से दोहराया जा रहा है। देश की राजनीति के अंदर में दो ध्रुवीकरण, ये पहले भी इस तरह का समय आया है, हुआ था। कभी बीच में थर्ड फ्रंट भी बन गया था, लोग थर्ड फ्रंट पर विचार करना पड़ा। लेकिन अब देश दो धुरी में बटा हुआ है और ये अलग अलग रूप से अलग अलग स्टेट के जो रीजनल संगठन है वो कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहे हैं। ये देश के अंदर जब कांग्रेस का एक लंबा समय तक एक पक्षीय जब एक राजतंत्र चला, उसके बाद लोकल स्वर जो रीजनली स्वर उभरने लगे और वहाँ से प्रारंभ रीजनल दल का होता है। और फिर उसके बाद समय के साथ राजनीति बदलती है, अलग अलग विषय आते हैं, देश का राजनीति बदलते हुए सब लोगों ने देखा, देश ने देखा है। वर्तमान परिदृश्य में जो एनडीए है, एनडीए पिछले 25 साल से चल रहा है। एनडीए का गठन उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी साहब और उप प्रधानमंत्री आडवाणी साहब ने जॉर्ज फर्नांडिस जैसे लीडर को सामने रखकर पूरा देश के अंदर में रीजनल स्वर को एक साथ ला के, रीजनल पार्टीज़ को एक ला के नेशनल फॉर्म एक तैयार किया था, जिसका उद्देश्य देश की तरक्की में हिस्सेदारी और देश की तरक्की में अपना योगदान सुनिश्चित करना था। वो प्लेटफॉर्म आज तक काम कर रहा है। एनडीए के रूप में ही काम कर रहा है। जो प्लेटफॉर्म सामने नए नाम से नए क्लेवर में लाने की कोशिश की जा रही है, तो ये यूपीए 1, यूपीए 2 और उसके बाद यूपीए फ्लॉप, बीच में यूपीए फ्लॉप होता है और फ्लॉप होने के बाद फिर से ही उसको नए रूप से क्लेवर में फिर से सजाने का नया नाम के साथ लाने की तैयारी चलती है। तो जो लोग भी इस तरह से बना रहे हैं, एक डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन में आने से पहले डिज़ाइन जो आया उसमें कोई राज्य और देश का संकल्प छिपा हुआ नहीं है। ये इसलिए लाया गया क्योंकि जलने वाली सत्तारूढ़ एनडीए को कैसे रोक सकते हैं, प्रधानमंत्री जी को कैसे रोका जा सकता है, उसके लिए कई लोगों को छत में आना पड़ा। और रोकने का मकसद क्या है कि उनको चुनाव में रोकना है कि उनकी एनडीए ना आए, इसके लिए कार्यक्रम तैयार हो रहे हैं। उसमें कई पुराने दोस्त भी शामिल होके एक नया नाम तय करके आगे आए हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न उठता है, यूपीए का क्या हुआ? यूपीए का क्यों खत्म हो गया? क्यों उस नाम को पीछे छोड़ दिया गया? और ये नए नाम से क्या चीज़ आना है? इसमें देश का कौन सा कमिटमेंट है? देश मात्र या उसका जिक्र करने मात्र से आप देशभक्त हो जाएंगे, ऐसा होता नहीं है। आपकी पृष्ठभूमि बहुत मायने रखती है। दलीय रूप से आपकी पृष्ठभूमि क्या रहा है वो बहुत फर्क पैदा करता है लोगों के जहन में। लेकिन सवाल ये है सुदेश जी, वो ये कि आपने भी देखा होगा कि जब आप लोग दिल्ली में एनडीए की 25वीं वर्षगांठ को लेकर के जब आप एक साथ जुटे प्रधानमंत्री के समक्ष और वो जो बैठक हुई, इसको लेकर के जो विपक्षी दलों के जो नेताओं के बयान आए, वो ये कह रहे हैं कि कल तक बीजेपी जिस एनडीए के घटक दलों को भूल चुकी थी, अचानक इंडिया का गठन होने के बाद उन्हें याद आया अपने सहयोगियों की। और उसके बाद आनन फानन में उन लोगों ने उनकी एक बैठक बुलाई और उस बैठक में सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री बोले, बाकी सब श्रोता बनकर सुनते रहे। मुझे लगता है कि बैठक के किस हिस्से की लोग बात कर रहे हैं मैं नहीं जानता। पहला कि ये बैठक, एनडीए की जो बैठक आहूत की गई, उसका उद्देश्य एनडीए के 25 वर्ष होने पर था। उसकी कोई स्थापना दिवस बंगलोर की तरह नहीं था कि उसको स्थापना किया जा रहा है। एनडीए को स्थापित करने के लिए कोई सभा नहीं थी।
यूपीए की तरह, यूपीए ने जिस तरह वहाँ मीटिंग बुलाया, इंडिया बनाया, यहाँ पर स्थापना दिवस थी, वो अपने सारे साथी जो अभी हैं, नए पुराने सभी साथियों को एकत्रित करने का कार्यक्रम किए थे। सभी दल के लोग, लगभग प्रमुख दल के लोगों ने अपना विचार रखा इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, आने वाले पॉलिटिक्स के परिप्रेक्ष्य में सभी लोगों ने अपना विचार रखा था वहाँ पर। मुख्य प्रधानमंत्री जी मुख्य भाषण उनका जरूर हुआ जिसको आप देखें, लेकिन सभी दलों का अपना विचार आया। तो ये जो आप ये कह रहे हैं कि जो लोग एनडीए के अस्तित्व पर या एनडीए के जो रीजनल प्लेयर्स हैं उनकी साख पर जो सवाल उठा रहे हैं उसको किस तरह से आप देख रहे हैं? वो बोलने का एक ओपोजिशन अंदाज हो सकता है, बोलने का एक अपना तरीका हो सकता है कि हम उनके किन कमियों पर बात करें, चर्चा करें, तो ओपोजिशन के लिए वो विषय है, उस पर वो बात और चर्चा कर रहे हैं। एक सवाल और वो ये कह रहे हैं कि 38 में से तो 2 दर्जन दल ऐसे हैं जिसके एक भी सांसद नहीं है, सिर्फ नाम के लिए, संख्या दिखाने के लिए वैसे छोटे ये फर्क पैदा करता है, यही जगह फर्क है कि सामने वाला केवल चुनाव की दृष्टि से चीज़ों को देख रहा है, एनडीए का दृष्टि केवल चुनाव नहीं है। वो ऐसे स्वर को, चाहे वो पंडिचेरी का हो सकता है, तमिलनाडु का हो सकता है, केरला का हो सकता है, महाराष्ट्र का किसी कोना का हो सकता है, देश के विभिन्न क्षेत्र से आए हुए रीजनल जो स्वर हैं, रीजनल पार्टी है, या जो लोग रीजनली स्वर, जो लोग छूट गए हैं, जिनकी बातें छूट गई है, जिनकी पहुंच इस सत्ता के शीर्ष तक नहीं हो पा रही है, जिनकी बातें देश स्तर पर जिनकी चर्चा नहीं हो पा रही है, वो सारे रीजनल लीडर को एक प्लेटफॉर्म में लाकर छुटे हुए स्वर को एक साथ कदम ताल कराने के लिए, यही देश का बड़ा प्रतिनिधित्व होता है कि कोई छूटे नहीं देश में, किसी का स्वर दबे नहीं और उसी को प्रतिनिधित्व देने की तैयारी है। हमने वहाँ कहा था बाद में कि कोई ये आंकड़ा एमएलए, एमपी या उसके पृष्ठभूमि कितनी सीट हो सकता है इसके आधार पर नहीं, देश के छोटे छोटे हिस्से से नेतृत्व करने वाले छोटे नेतृत्वकारियों को भी सम्मान के साथ बुलाकर उनके बीच में उनके नेतृत्व और उनके नेतृत्व में जो लोग हैं, जो अधीनस्थ लोग हैं, उनकी भावनाओं को भी सम्मान करने का काम एनडीए ने किया। तो आप क्या आंक रहे हैं 2024 में क्या होगा? क्योंकि एक तरफ विपक्षी पार्टियों का इंडिया है, दूसरी तरफ 38 पार्टियों का एनडीए है, आपको क्या लग रहा है कौन जीतेगा? ये दलों को साथ में जोड़ने का मैंने कहा मकसद अलग अलग है। इनका मकसद केवल चुनाव है, इनका मकसद देश को आगे बढ़ाना है, देश के संकल्प को दोहराना है। जो 14 में से 19 के बाद 24 में उसी संकल्प को आगे बढ़ाने की तैयारी एनडीए कर रहा है। देश को कई चुनौतियां हैं देश के अंदर में, इतना बड़ा कोविड काल पार हो गया है, सारी चुनौतियों से परे देश को तरक्की के पथ पर खड़ा रखना है। 144 करोड़ लोगों का नेतृत्व करना बहुत साधारण काम नहीं है। आज के दिन में बहुत चीज़ों में अंतर आया है, देश में अंतर आया है। जितना कम समय में जितना बेहतर हो सकता है, एनडीए एक संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है और सबसे बड़ा कमिटमेंट देश के पूरे आवाम के साथ। तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री को ये लोग रोक पाएंगे अगले चुनाव में? देखिए, एनडीए को नहीं रोक पाएंगे, ये है लग रहा है एकदम एनडीए आएगा, एनडीए बड़े फिर से बड़ी जीत की ओर बढ़ेगा और उसके लिए काम चल रहा है। चुनौतियां जो भी होगी देखा जाएगा सारी चुनौतियों पर। लेकिन इस बीच वो ये भी कह रहे हैं कि आप लोग तो उनका जो संगठन है उसका नाम लेने से भी आप लोगों को परहेज हो रहा है, डर लग रहा है, इंडिया कहने में भी असहज महसूस कर रहे हैं आप लोग। देखो, हमारे यहाँ कुछ परंपराएं हैं, गांव के अंदर में भी जब भी परंपरा है कि लोग पति का नाम नहीं लेते हैं। कुछ जगह रिस्ट्रिक्शन रहता है, कुछ जगह पर गांव में बड़े होते हैं उनका नाम नहीं लेते हैं, ऐसा कुछ अपनी परंपराएं चलती है। तो कभी कभी उनको बहुत जोर दे के बोले थे आपका पति का नाम क्या है, तो नहीं बोल पाती हैं। ये एक उदाहरण है, मैं एक अलग ट्रेडिशनल उदाहरण आपको बता रहा हूँ। दलीय रूप से उनको ये लगता है, कभी कभी संदेश से लोग जीतना चाहते हैं, ये अब ये क्यों रखा और ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं, उसके पीछे हमारे कि वो संदेश देना चाहते हैं, वो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं इंडिया बोलेंगे तो इंडिया के लिए कोई काटना होगा। तो आज के दिन में तो मैनेजमेंट है ना, लोग इस तरह से तैयार कर देंगे, नाम आपको तैयार कर देंगे, तो उस नाम से आप केवल नाम बोलने से आपका आधार तैयार नहीं होता है। इंडिया के आधार को कमज़ोर करने का काम पूरा इन लोगों ने किया है। 65 साल शासन करने के बाद 65 साल का अचीवमेंट क्या रहा देश के अंदर, देश कहाँ खड़ा रहा, देश को कहाँ तक आप पहुँचाएँ, देश को आपने क्या दिया, ये ज़्यादा मायने रखेगा। और ये कम समय में जो 14 के बाद से देश एक नए युग की ओर आगे बढ़ा है, देश का प्रभाव, देश का महत्व बढ़ा है, ये देशवासी एहसास कर रहे हैं। आज के साथ पूरा एक प्रगतिशील देश के साथ
हम आगे बढ़ने एक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं और ये कोशिश हो रही है कि देश को तरक्की के पथ पर हम लोग आगे खड़ा करें और एक स्टेब्लिश्ड 144 करोड़ सबसे बड़ी आबादी को नेतृत्व करने वाला ये देश पूरा विश्व में एक प्रभावी रूप से एक अपना वजूद को स्थापित कर पाए, ये तैयारी चल रही है। इस बीच क्योंकि आप खुद एक पार्टी के अध्यक्ष हैं और राजनीति को बहुत करीब से महसूस करते हैं, मणिपुर की घटना का जिक्र लगातार पिछले कई दिनों से हो रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि संसद भी इसको लेकर लगातार बाधित हो रहा है और अब विपक्ष ने तो अविश्वास प्रस्ताव भी मूव कर दिया है। ऐसा कभी भी इस तरह की घटना देश के अंदर घटनी नहीं चाहिए और हम सब को इससे उभारने की कोशिश होनी चाहिए। समुदाय विशेष पर जो एक छिड़ा हुआ संघर्ष है, इसको एक प्लेटफॉर्म, एक टेबल में लाकर इसको ख़त्म करने की तैयारी और पहल होनी चाहिए। दोषारोपण से घाव भरेगा नहीं, घाव को कम करने के लिए पहल होनी चाहिए और इसकी दलगत से ऊपर उठकर पहल करना चाहिए। घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, घटना की निंदा करते हैं, पुनरावृत्ति नहीं हो, जवाबदेह जो लोग हैं उनके खिलाफ में सख्त होना चाहिए और समुदाय विशेष को हम लोग को आगे लाकर, आगे आकर उनके वक्ताओं, उनके जो अगवा लीडर हैं उनके साथ टेबल में बातचीत प्रारंभ होनी चाहिए। तो आपको लगता है क्योंकि विपक्ष इसे एक टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है? बिल्कुल, उनके लिए एजेंडा है, उनके लिए मणिपुर में समाधान के लिए कुछ नहीं है, एजेंडा है। वो क्यों नहीं बंगाल जाते? उनको बंगाल जाना चाहिए। बंगाल में देखो पंचायत चुनाव में इतनी बड़ी हिंसा हुई, जो केवल हिंसा के माध्यम से पूरे चुनाव जीतते हैं। आप वो देख लो बंगाल में। तो बंगाल में क्यों नहीं दल भेज रहे हैं कि इतने लोग जो नया चुनाव में जो लोग को एक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, भारत का लोकतंत्र सबसे मजबूत है, सबसे मजबूत लोकतंत्र का सबसे बड़ा हिस्सा हमारा पंचायत है, वहां के चुनाव में आप किस रूप से दखल कर रहे हैं, किस रूप से लोगों को वोट देने से रोक रहे हैं और यहां तक कि उसके लिए आप लोगों को जान लेने के लिए तैयार हो। इतनी घटनाएं घट गई, कोर्ट हस्तक्षेप किए, माननीय कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, आपको पैरामिलिट्री उसके लिए लगाना पड़ा। ये स्थिति क्यों आई और घटना के बाद क्यों नहीं 40 या 20 एमपीज का दल वहां पहुंचता है और उसका मूल्यांकन करता है कि घटना क्यों घटी? लेकिन विपक्ष के तो आपके साथी ये कह रहे हैं कि जो एनडीए शासन है, होम मिनिस्ट्री पर सबसे ज़्यादा वो सवाल उठा रहे हैं कि पूरी तरह से मिशनरी जो है वो फेल हो चुकी है वहाँ पे और जिस तरह से इसको कंट्रोल करना चाहिए था उसको कंट्रोल करने में असफल हुआ। तो हम बंगाल के लिए भी यही बात कहें कि बंगाल में भी ये फेल हो गए। मैं झारखंड के लिए यही बात बोलूं, जब राजधानी के अंदर में जहां पर मुख्यमंत्री से लेकर सभी बड़े लोग यहीं पर रहते हैं, उसी राजधानी के अंदर में एक कामरेड बड़े नेता, जो सक्रिय नेता, युवा नेता की हत्या कर दी जाती है। वो जो घटना घटती है मणिपुर में, वही घटना का आप रूप गिरिडीह में, बिरनी में आप देखने को मिलता है। आप उसी घटना का एक रूप आपको मनोहरपुर में देखने को मिलता है। ये तो नहीं थे, आप सारे घटनाओं को निकाल के रखो। ये 3 साल के अंदर ऐसी कई घटनाएं जो इस राज्य में घटी है, उसके आंकड़े को निकाल के देख लो। उस पर सरकार मौन रही है। बोलो, एक सरकारी पदाधिकारी फांसी ले लेती है थाना में, सरकारी पदाधिकारी का हत्या हो जाता है। ये सारे दांत है, सारे रिकॉर्ड्स इस राज्य के अंदर में हैं। उस समय ये चुप हैं, उसकी कोई कार्रवाई नहीं है, उसकी कोई जवाबदेही राज्य सरकार की नहीं है। वो केवल घाव को बढ़ाने का काम करते हैं, घाव को खत्म करने का ये प्रयास नहीं करते हैं। इनको लिए एजेंडा चाहिए, सब इशू इनके लिए एजेंडा है। हमारे लिए ये सब समाधान और पहल होने लिए इसमें पहल करती है, समाधान करना चाहती है। अब क्योंकि आपने स्टेट का जिक्र कर दिया तो हम प्रदेश के विषयों पर आते हैं। 3.5 साल हो चुके हैं वर्तमान हेमंत सरकार को राज्य में सरकार चलाते हुए। कहाँ देख रहे हैं आप लोग? आपको लगता है कि ये सरकार जिस विश्वास के साथ जनता ने सत्ता पे जो सरकार झूठ की बुनियाद पर बनी है, उससे उम्मीद हमारा नहीं था। एक पॉलिटिकल हमारी समझ थी, जो हमने कहा था। आज उसका वास्तविक स्वरूप धीरे धीरे आपको दिखाई दे रहा है। इतनी बड़ी पोथी, इतना बड़ा संकल्प लेकर सरकार आई, जिस कमिटमेंट के साथ सरकार आई, उस कमिटमेंट पे सरकार 2 कदम नहीं चल पाई है। सरकार समय पार कर रही है और जिस संसाधन को संजोकर राज्य के लोगों का भविष्य बदलना था, आज उसी संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं, उसी संसाधनों का दोहन हो रहा है। और ये पहली बार ऐसा देखा गया कि सरकार के दायित्वों में बैठे, जिनके दायित्व अलग अलग जगह पर अलग अलग दायित्व दिया जाता है, यहाँ सारे सरकारी पदाधिकारियों का, खासकर पुलिस का और खासकर बड़े पदाधिकारियों का, जमीन से संबंधित पदाधिकारियों का, इन दोनों को एक ड्यूटी में लगाया गया है कि कहीं ना कहीं जमीन पे इस प्रदेश के लोगों को उलझा के रखो, दूसरा यहाँ के खान संपदाओं का दोहन करो। और ये सरकारी संरक्षण में हो रहा है, ये सारे लोगों के बीच में ये विषय है। झारखंड सरकार के जो मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर, उनसे भी इस बातचीत की थी, तो उनका ये कहना था कि 2019 में हम लोगों ने नारा दिया था, हेमंत है तो हिम्मत है, और इस नारे को जनता ने स्वीकार किया। अब वो ये कह रहे हैं
कि 2024 में हम इस नारे के साथ जाएंगे कि हेमंत ने जो कहा वो कर दिखाया? तो आप कर दिखाएं तो आज तो उपलब्धि पर छाती पीटना चाहिए। आपको आके बताना चाहिए कि मैंने प्रदेश के लिए जो जो बोला, चाहे स्थानीय नीति हो, नियोजन नीति हो, 32 का खतियान हो से लेकर आरक्षण देने की बात हो, ये सारा मैंने कंप्लीट कर दिया। पर साल मैंने 5 लाख लोगों को रोजगार दे दिया। जिनको रोजगार ना दे पाया उनको भत्ता मैं दे रहा हूँ, 5,000 7,000 का भत्ता दे रहा हूँ। आप चूल्हा खर्चा के लिए 2,000 रुपये में करा दिए। आप उच्च शिक्षा के लिए सभी बच्चों की पढ़ाई फ्री करा दिए। आप राज्य के अंदर ऐसे चीज सोर्सेस तैयार किए हैं जिससे रोजगार सृजन हो सके। आपके पास जो सरकारी नौकरियाँ जिसका है उसको छोड़कर आपके पास कोई जगह नहीं है। समान काम का समान वेतन आपने कहा था, तो सबको समान काम का समान वेतन हो रहा है। रोज आपके दरवाजे में लोग धारणा और प्रदर्शन कर रहे हैं। 3-3 महीना तक जो चावल देंगे वो चावल लोगों तक नहीं पहुंच पाया। 1.5 साल पहले दाल देंगे कहा आपने, दाल तक नहीं पहुंच पाया। लोगों को मिलने वाला वृद्धा पेंशन या वृद्ध पेंशन आप में उसमें 6-6 महीना का अंतर हो जा रहा है। यही तो है आपका गवर्नमेंट, यही तो चला रहे हैं। और इसी पर जाइए, इसी 14 पर हिम्मत है की बात करिए और चर्चा करिए। लेकिन वो इसका एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अभी तक 2019 से लेकर अभी तक जो मैक्सिमम जो उपचुनाव हुए, क्योंकि लगातार वो ये कह रहे हैं कि उसमें से सिर्फ एक रामगढ़ जिसे आप लोगों ने जीता, बाकी वो चारों के चारों उपचुनाव जो है वो यूपीए फ्रंट के नेताओं ने जीता। तो वो ये कह रहे हैं कि हम अगर काम नहीं कर रहे हैं तो फिर जनता हमें कैसे उपचुनाव में जिता रही है? तो दोनों स्वीकार करिए। आप जब जिताएं तब तक लोगों को भरोसा था, अब हार गए, इसके बाद भरोसा टूट गया आपका। डुमरी में क्या होगा? आपको लगता है वही होगा कि जो रामगढ़ में हुआ है, जो रामगढ़ में हुआ है वही होगा डुमरी में। कौन लड़ेगा? आप लड़ेंगे कि बीजेपी लड़ेगी? एनडीए लड़ेगा, एनडीए लड़ेगा। हाँ। क्या कोई सहमति बनी है आप लोग दोनों के बीच में? हम लोग हैं सहमति के अंदर हैं, एक समन्वय बनाकर आगे राज्य के अंदर हम लोग चलने की कर रहे हैं। लोगों का विश्वास को पुनर्स्थापित करने की तैयारी चल रही है। मतलब आपको वो विश्वास आपको लग रहा है कि बीजेपी आपके प्रति दिखा रही है? क्योंकि हमने देखा वो दिल्ली की भी तस्वीरें, जब आप गृह मंत्री के साथ आपकी तस्वीरें नज़र आई, प्रधानमंत्री आपके ऊपर भरोसा करते हुए नज़र आए, तो वो आपको लग रहा है कि कमिटमेंट बीजेपी दिखा रही है एजेसी के प्रति? देखो, हम सभी लोग 2019 की घटना से वाकिफ़ हैं। 2019 में हम दोनों का साथ ना होना, उसके परिणाम राज्य को के सामने है और दोनों ही दल अपना अपना मूल्यांकन कर चुके हैं। अब यही एकमात्र है कि साथ में मिलकर एक रूपता के साथ, एक विश्वास के साथ हमें राज्य की जनता को विश्वास में लेकर इस राज्य को आगे बढ़ाना है। ये हमारा राज्य के प्रति दायित्व है और हम लोग उस दायित्व को पूरा करने के लिए संकल्पित हैं। क्योंकि आपने 19 का जिक्र किया, मेरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। मैं आप ही के बयान को कोट कर रहा हूँ। आपने 19 के चुनाव से पूर्व कहा था, जब हम ही लोग इंटरव्यू में बातचीत कर रहे थे, आपने कहा था कि हम 5 के लिए सरकार नहीं बनाएंगे, चाहे उसके लिए राहें क्यों ना अलग करनी पड़े। आपको क्या लगता है, अभी 2023 में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, 24 के चुनाव की तैयारियों में आप लोग लगे हुए हैं, क्या बदला है जिसके वजह से बीजेपी के प्रति आपका नज़रिया बदला है और बीजेपी का भी आप लोगों के प्रति नज़रिया बदला है? देखो, एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करना पड़ेगा। इस राज्य के अंदर में बहुत जवाबदेही के साथ काम करने की आवश्यकता है। ये स्वाभाविक प्रदेश है ही नहीं और इसका आकलन सीधे तौर पर आप नहीं कर सकते हैं। राज्य की इतनी बड़ी जनसंख्या, इतने लोगों की भावनाओं के साथ आपको आगे बढ़ना है, तो इस राज्य के पूरी सोसाइटी की भावनाओं को सम्मान करते हुए आगे चलना है। कभी भी हम एक नज़र से राजनीति को कभी दिल्ली एक नज़र से नहीं देख सकता। कोई अगर ये चाहते हैं कि जो काम हम यूपी में कर ले रहे हैं, जो काम हम तमिलनाडु में कर ले रहे हैं, हम वही काम फिर झारखंड में करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। झारखंड के लिए यहाँ का सोशल इकोनॉमिक स्थिति को ध्यान में रखना पड़ेगा और उसी के आधार पर प्लान करके आपको आगे जाना पड़ेगा। इस राज्य में क्षमता बहुत है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी इस क्षमताओं को उभारने का, एक अच्छा लीडरशिप तैयार करने का कई जवाबदेही राजनीतिक दलों के अंदर में है। 19 की घटना न केवल सत्ता से अलग करने के हुआ कि हम सत्ता तक नहीं पहुंच पाए, हम जहाँ चाहते थे वहाँ हम नहीं पहुँचे, बल्कि कई सबक दे गए कि कई चीज़ें जो छूट गई है, कई चीज़ें जो छूट जाती है, उनके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा और सबको एकत्रित करके आपको आगे चलना पड़ेगा। इसी से जुड़ा हुआ सुदेश जी, मेरा एक और सवाल है। 2019 में बीजेपी के नेताओं ने नारा लगाया था 65 पार का, वो तो असफल हो गया। आपको क्या लगता है कि अब जब आप ये कह रहे हैं और बीजेपी के नेता भी ये कह रहे हैं कि ये जेएसयू हमारा एक महत्वपूर्ण घटक है और हम लोग साथ में मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, आपको क्या लगता है कि 2024 के चुनाव परिणामों में अगर स्टेट असेंबली की अगर हम बात करें तो ये जो नारा था, जब अलग अलग थे तो उस टाइम तो असफल हुआ, अब जब साथ आ रहे हैं तो क्या ये सब मुमकिन है? हम मजबूती से आएंगे, हम लोगों की भावनाओं को जीतेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। मिथ्या, मैंने कहा झूठ की बुनियाद में खड़ा
इस सरकार को हम लोग हटेंगे। इस सरकार ने राज्य का नुकसान किया, ये केवल सत्ता में नहीं आए, राज्य का एक बड़ा नुकसान किया है, हर क्षेत्र में नुकसान किया। जब आप अच्छे रूप से राज्य को संचालन नहीं कर पाते, राज्य मतलब जवाबदेही है। मैंने कई बार कहा है कि सीखने, लर्निंग ये नहीं, स्कूल नहीं है कि यहाँ कोई सीखने के लिए बैठ जाए, ये एक बहुत बड़ा नुकसान दे जाता है। पूरी इतनी बड़ी आबादी का 3.5 करोड़ लोगों को और इतनी बड़ी आबादी के भाग्य निर्माता के रूप में सरकारें काम करनी चाहिए। इस सरकार ने यहाँ 12 लाख नौजवान, मैंने इसीलिए बोला कि लेबर स्टेट परिचय बन गया हमारा, कि 12 लाख नौजवान स्टेट से बाहर हैं जो रोजी रोटी के लिए गए हैं। वो परिवार का नौजवान जिसको अपने परिवार के साथ, माँ बाप के साथ रहना चाहिए, रोजी रोटी के लिए बाहर जाता है। लेकिन राज्य के परिप्रेक्ष्य में राज्य को जब कोई देखता है, राज्य की शक्तियों को देखता है, संसाधन को देखता है, तो कभी भी कोई ये कल्पना नहीं कर सकता जिस राज्य में देश के 40% संपदा है, उस प्रदेश का कोई नौजवान रोजी रोटी के लिए किसी दूसरे प्रदेश में जाके ठोकर खाए, ये हो सकता है। ये सबसे बड़ा चुनौती प्रदेश के अंदर में है। इस बीच सुधीर जी, क्योंकि आप और आपकी पार्टी लगातार चर्चा में भी बनी हुई है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नज़दीक आ रही हैं, जो आपकी विपक्षी पार्टियां हैं या फिर जो सत्ता में हैं, वो भी लगातार ईजेसी को लेकर के उनके बयान आते रहे। विपक्ष, मैं खासकर विपक्ष का जिक्र करना चाहूँगा, आपके विपक्ष के जो साथी हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, वो आपको लेके ये कह रहे हैं कि इस बार के चुनाव में भी आप उतने इम्पॉर्टेंट फैक्टर साबित नहीं होंगे। और इसका उदाहरण वो पिछले चुनावों के नंबर्स को लेकर दे रहे हैं कि पिछले बार वो इतने सीटों पर लड़े थे, उसका क्या परिणाम आया आप लोगों ने देखा। तो वो उसका हवाला देते हुए ये कह रहे हैं कि आप स्टेट की पॉलिटिक्स में उतने इम्पोर्टेंट, तीनों पार्टी अलग अलग होके देख ले, अपने इतिहास को देख ले। कांग्रेस पार्टी कहाँ थी, कहाँ आई, झारखंड मुक्ति मोर्चा कहाँ थे, आए। वो जो गठजोड़ बना है, वो जो साथी बने, जो एक इस राज्य को पीछे ढकेलने के लिए जो समन्वय बनाया और दिखाया, लोगों को मिथ्या विश्वास के अंदर में लिया, लोगों को गलत पोथी पढ़कर लोगों के जो जीतने का, दिल जीतने का और भ्रम में रख कर जो काम किया, उसी का परिणाम ये है। इतिहास तो सामने है, वो 10 का पार नहीं करते, कांग्रेस 10 का पार नहीं करते हैं। वो भी उनका इतिहास 18-19 से ऊपर का भी नहीं रहा है। ये सब चीज़ें बनी चूँकि हमारे साथ ना लड़ने से ये गणित बना है। ये गणित उनका जनादेश है नहीं, ये वोटों का विभाजन ही उनका जनादेश बना है। तो इस बार इन तमाम चीज़ों से आप लोग दोनों ने, हम लोग वाकिफ है, पब्लिक भी वाकिफ है। हम लोग ने चूँकि ये दूरी बनाई, अब दूरी को एकमात्र पाट कर एक साथ संघर्ष कदम ताल करने का समय आ गया है। अच्छा, और इस राज्य के लिए, ये ऐसा नहीं कि एनडीए को सत्ता में लाने के लिए, इस राज्य की जरूरत है। अच्छा, एक सवाल और ये भी है कि इस बीच हमने देखा कि बीजेपी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष की जो कमान है वो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को सौंप दी। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप लोग सहयोगी हैं, इससे कितना फ़र्क पड़ेगा? हम लोग प्रारंभ काल के साथी रहे हैं। बाबूलाल जी हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं। बाबूलाल जी, हम जब पहली बार हम लोग सरकार बनी तो मुख्यमंत्री रहे हैं। तो उनका काम, उनका प्रारंभ में जो वो आए थे, तो एक दोनों के बारे में हम लोग को वैचारिक रूप से काफ़ी नज़दीक रहे हैं, लंबे समय तक रहे हैं। हाँ, लंबे अरसे के बाद एक विपक्ष की भूमिका में वो रहे, फिर दल में आए, अब अध्यक्ष के रूप में अब पार्टी ने जवाबदेही दी है। तो मेरी ये है कि वो एक बेहतर रूप से इस काम को पूरा करेंगे। तो जो मिशन आप लोग देख रहे हैं बतौर एनडीए सहयोगी, आपको लगता है कि उसमें उनकी भूमिका उतनी महत्वपूर्ण रहेगी? और ये उस मिशन को कुछ उनके दल के लिए भी छोड़ दो, जो काम मेरा नहीं है, उनके दल के लोग उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं और निर्णय वो लेते हैं। एक रिलेशन बताया और उनके जो अनुभव को बताया, ये दोनों हमारा अच्छा है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, क्योंकि ये भी आपके दल से नहीं जुड़ा हुआ है। इस बीच आपने देख रहे होंगे कि नेता विधायक दल के चयन को लेकर बीजेपी में प्रक्रिया चल रही है। 2 दिन पहले काफ़ी देर रात तक 6-7 घंटे बैठक चली, लेकिन इसके बावजूद तय नहीं हो पाया। आपके विपक्ष के साथी ये कह रहे हैं कि बीजेपी को आयतित करके नेता लाना पड़ रहा है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष के लिए या फिर नेता विधायक दल के लिए। विपक्ष तो आरोप लगाते रहते हैं। विपक्ष का क्या है, उनको कोई बात को बनाने आता है। तो अब ये भारतीय जनता पार्टी का अपना इनर ये है कि वो किसको कहाँ क्या दायित्व देते हैं। इस बीच सुधीर जी, हम देख रहे हैं कि प्रदेश की जो राजनीति है वो तेज़ी से करवट ले रही है। लगातार जो है मुख्यमंत्री का मैराथन दौरा प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हो रहा है, आप लोग भी काफ़ी सक्रिय हैं। इस बार आपको क्या लग रहा है कि आगामी चुनाव में वो कौन से 3 बड़े मुद्दे हैं जो प्रदेश की राजनीति में सबसे हम कोई नए मुद्दों को लेकर नहीं जाएंगे।
इस राज्य के चौपाल तक हम पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं और मैं उसी मुद्दे को लेकर जाऊंगा जिस मुद्दों को लेकर यह सरकार आई थी। जो मुद्दा उन्होंने प्राथमिकता दी उसी मुद्दे को उसी चौपाल में जाकर बोलेंगे, जहां खड़ा होकर चीख चीख कर मैं आऊंगा तो मैं ये करूंगा, मैं हूं तो हिम्मत है, जितने नारे थे उसी नारे को पब्लिक के सामने उन्हीं के जुबान से दोहराने का काम करेंगे। कोई नया आरोप इस गवर्नमेंट को लगाने नहीं जा रहे हम लोग। आपका क्या नारा होगा? हमारा कार्यक्रम तैयार है। ग्राम चौपाल के लिए उनके दिए हुए स्वर, उनका प्रदेश को किया हुआ कमिटमेंट ही हम लेके जाएंगे। लेकिन इस बीच क्योंकि एजेएसयू के एक सांसद भी हैं गिरिडीह लोकसभा से, हमने देखा कि हाल के दिनों में गिरिडीह में बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व के कई नेताओं का लगातार दौरा हुआ। इसके क्या संकेत है, इसके क्या मायने हैं? हम लोग एक दूसरे के जगह पर एक दूसरे को मजबूत करने के लिए हम लोग जाते हैं। मैं गया पलामू, मैं गया हजारीबाग, मैं गया संथाल राजमहल लोकसभा। तो हमारा संगठन जहाँ पर है, हम अपने कार्यकर्ताओं को एनडी के लिए सक्रिय करेंगे, आने वाले चुनाव के लिए सक्रिय करेंगे। इसको लेकर क्या अंदर जिनके खाने सहारे, चर्चा हो जिनके ताकत पर हम लोग चुनाव लड़ते हैं, वो कार्यकर्ता का सक्रिय होना बहुत जरूरी है। क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष तक भी गिरिडीह पहुंच गए थे, उसके बाद सियासी गलियारे में चर्चा होनी शुरू हो गई कि बीजेपी वापस से इस सीट को लेने की कोशिश कर रही है। तो आप मेरे लिए भी बोलेंगे आजसू हजारीबाग लड़ रही है, आजसू राजमहल लड़ रही है, आजसू पलामू लड़ रही है। चर्चा तो यही है कि एजेएसयू हजारीबाग की तैयारी कर रही है। मैं जहाँ जाऊँ वहाँ के लिए ये चर्चा प्रारंभ हो जाएगा। मैं अभी सिमुंग जाऊँगा, वहाँ चर्चा होगा। मैं रांची में करूँगा, रांची में चर्चा होगा। अब आकलन लगाने वाले आकलन लगाते रहे, लेकिन हम जिस लड़ाई में आगे जाएंगे उसके सेनापति का काम होता है सेना को तैयार करना है। तो आप आगामी लोकसभा को लेकर के सीटों पर क्या आपकी बातचीत होगा? ये अभी बातचीत का स्टेज आया नहीं, आगे हम लोग बातचीत करेंगे। हमारी कोशिश होगी, पार्लियामेंट में पिछले बार हमारी कोशिश की थी कि हमारा केंद्रीय राजनीति में पार्टी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। हमारा प्रतिनिधित्व हुआ है, हम उसको और मजबूती से आगे ले जाएंगे। अच्छा, इस बीच मंत्रिमंडल विस्तार की भी चर्चा हो रही है भारत सरकार में। आपको क्या लगता है कि इस बार एजेएसयू को मौका मिल सकता है? देखो, इसको रहने दो, ये सारे निर्णय के विषय हैं कि अगर राज्य देश के अंदर में कोई नया सरकार की कोई पहल होगी तो निश्चित रूप से हम चाहेंगे। मेरी इच्छा है कि मेरा प्रतिनिधित्व वहाँ रहे। अभी प्रतिनिधित्व सांसद के रूप में है, हम चाहेंगे सरकार में भागीदारी भी हो। एक आखिरी सवाल, पिछले बार 19 में हमने देखा था कि सीटों को लेकर के बहुत ज़्यादा खींचतान हुई थी। इस बार आपको क्या ये संकेत दिए गए हैं कि आपकी इच्छा के अनुरूप इस बार रोड में पहले बनेगा? ये तैयारी हमारी है कि हम रोड में पहले बनाकर हम जाएंगे। मतलब सीटें पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे। मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि सारी चीज़ पार्लियामेंट, असेंबली, सारी चीज़ों की रोड में पहले तैयार होगा, ताकि हम लोग केवल परिणाम पर मेहनत करें, ताकि आगे भविष्य में किसी तरह का कोई विवाद ना हो। बिल्कुल। अच्छा, एक चलते चलते ये बता दीजिए, कितने कॉन्फिडेंट है लोकसभा में, क्या नंबर्स आने की उम्मीद रखते हैं एनडीए के लिए और विधानसभा में? देखो, इस राज्य में हमेशा सेंट्रल के लिए वोट किया है। सेंट्रल में ये जब से ये राज्य बना तब से लगातार आंकड़ा निकाल के देख लो, एक दो बार का छोड़ दो, लेकिन आंकड़ा हमेशा एनडीए के पक्ष में रहा है। वही होगा आगे भी। असेंबली के लिए जो कारण है वो विपक्ष भी जानता है, जो लोग सत्ता शीर्ष में हैं वो जानते हैं किस कारण से हम सत्ता में आए हैं। वो कोई अपनी अपील से ये सरकार, यूपीए की सरकार, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद की सरकार अपनी अपील पर नहीं है, बल्कि इसलिए सरकार बन गई चूँकि बिखराव, एनडीए का बिखराव के कारण बन गए। अब एनडीए एक पथ पर चलने का निश्चय किया है, एक साथ चलने का निश्चय किया है। हम चाहते हैं कि एक कमिटमेंट होकर हम लोग साथ चलें। अगर ऐसा हो पाता है तो निश्चित रूप से परिदृश्य 24 का विधानसभा में बदलेगा। चलिए सुदेश जी, शुभकामनाएं के साथ साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो, जिन्होंने हमसे तमाम विषयों पर खुल के बात की। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।